Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st January 2019. तो 21 जनवरी 2019 का न्यूज एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, these are the questions for you today. The first question is, the president can assign any of the functions of the union government to the state government. ऑप्शंस आर, इन विच कंडीशन ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट को असाइन कर दें. फर्स्ट इज इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, in consultation with the state governor, in his discretion, या in consultation with the government of the state. Okay, so these are the four options for you. Question number 1. Question number 2 is, the preamble declares India as a sovereign state, which implies. preamble इंडिया को एक sovereign state बोलते हैं. इसका मतलब क्या है? India is free to conduct her internal affairs, India is free to conduct her external affairs, India is free to conduct internal as well as external affairs, या none of the above. क्वेश्चन नंबर 3 इज, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर. इनमें से किस कंडीशन के लिए प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जा सकता है? ऑप्शंस आर, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट, फॉर नॉट टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, या ऑल ऑफ द अबव. दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, तो प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, let's start with the news analysis part, friends. If you have the newspaper in either physical or digital format, please open the newspaper. We will be completing it together. So the first news is from the front page only. 9/11 derailed army plan to capture Pakistani posts along LOC. So recently a book has came, and this book has been written by Happy Mon Jacob. Okay, so Happy Mon Jacob has written this book. The name of the book is Lines on Fire, Ceasefire Violations and India-Pakistan Escalation Dynamics. Okay, so this is the book that has been written. The author of the book is Happy Mon Jacob. Okay, he is the author of the book. Now he has given some facts regarding afterwards the Kargil war. तो आप सबको पता है कि कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में. उसके बाद according to Happy Mon Jacob, there has been a plan of the Indian Army to capture Pakistani posts along the LOC. ओके, तो पाकिस्तानी पोस्ट थे 25 सिलेक्टेड पाकिस्तानी पोस्ट्स वर देयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, जिनको कि इंडियन आर्मी कैप्चर करना चाहती थी, ताकि जो इनकी फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज हैं, जो सीज फायर वायोलेशंस हैं, उनको कम किया जा सके. सो दिस वाज डब्ड अंडर द ऑपरेशन कबड्डी. ओके, सो इट इज रिटन एज ऑपरेशन कबड्डी. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट हैज बीन डन बाय हैप्पी मॉन जैकब. तो ऑपरेशन कबड्डी के अंतर्गत क्या करना चाहती थी इंडियन आर्मी? दे वांटेड टू कैप्चर द Pakistani posts along the line of control. Now according to the author, 9/11 इंसिडेंट, 9/11 का जो इंसिडेंट है, जो कि सितंबर में हुआ था, 11 सितंबर को हुआ था, और अमेरिका में जो ट्विन टावर्स थे उनको अलकायदा और इन सब के मिलके एक तरीके से तबाही मचा दी थी. तो आफ्टर दैट द जियोपॉलिटिक्स चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस ऑपरेशन कबड्डी वाज नेवर केम इनटू फोर्स. सो दिस हैज बीन सेट बाय हैप्पी मॉन जैकब. नेम ऑफ द बुक, लाइन्स ऑन फायर, सीज फायर वायोलेशंस एंड इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन डायनामिक्स. एंड याद रखिएगा ऑपरेशन कबड्डी, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. ऑपरेशन कबड्डी इज देयर, जिसके कारण 25 सेलेक्टेड पाकिस्तानी पोस्ट वर टू बी कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. ओके, सो दिस इज द थिंग. तो आपको अपन ने 4-5 फैक्ट्स इस न्यूज आइटम में बता दिए. ये सारे न्यूज आइटम्स इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ओके, now CIC selection arbitrary, this is what our RTI activist has said. तो CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. ये पूरा आपका एक लक्ष्मीकांत का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक इट्स द 50th चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स रिगार्डिंग चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन फर्स्ट. ओके, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में पूरे फैक्ट्स देख लेते हैं. तो CIC बेसिकली सबमिट्स इट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स फर्स्ट. ये लास्ट में होना चाहिए लेकिन पहले बता दिया. तो CIC जो बनी है एक्चुअली वो 2005 में बनी. इट इज नॉट रिटन, रिमेंबर दैट इट वाज फॉर्म्ड इन 2005 अंडर द RTI एक्ट ऑफ 2005. ओके, तो RTI एक्ट के अंतर्गत, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत ये बनी थी. दिस इज द हाईएस्ट अपीलेट बॉडी, ये हाईएस्ट अपीलेट बॉडी RTI के अंतर्गत. सो दिस इज द फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. नाउ कंपोजिशन की अगर बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है. जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होती है उसके अंदर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है. एंड अलॉन्ग विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देयर आर 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. ओके, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस 10 other, not more than 10 information commissioners. They all are appointed by the president on the recommendation of a committee, जिसके अंदर कौन कौन मेंबर होता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर nominated by him, and a leader of opposition in the लोक सभा. ओके, सो these 3 members ये रिकमेंड करते हैं, और इस रिकमेंडेशन के बाद जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है. ओके, So one chief information commissioner, not more than 10 information commissioners, all appointed by the president on the recommendation of
Prime Minister, Union Minister nominated by Prime Minister, and leader of opposition in the Lok Sabha. Now they hold the office up to the age of 65 or 5 years. Okay, so they hold the office up to the age of 65 or 5 years. Okay. Now removal is done by the president on the grounds of bankruptcy, unsound mind, infirmity of body or mind, sentenced to imprisonment for a crime or engage in paid employment. Okay, इन सारी कंडीशन के कारण को रिमूव किया जा सकता है. कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट. He can also be removed for proved misbehavior or incapacity. और जब proved misbehavior और incapacity का केस होगा तब सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी फाइंड करेगा. एंड इफ सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स हिम गिल्टी देन इनको रिमूव किया जा सकता है. दे कैन ऑल्सो रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं. सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ रिमूवल एज वेल. नाउ सीआईसी सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन गवर्नमेंट ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट. तो सीआईसी जो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट किसको करता है? यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करता है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट. तो आई होप आपको सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे. एक बार अपने डिस्कस कर लिया तो सीआईसी के बारे में, और कंट्रोवर्सी में अपने को इंटर भी नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है. ओके. Now the next news is regarding the Flamingo Festival. तो Flamingo Festival याद रखिएगा पुलिकट लेक में होता है. पुलिकट लेक इज इन आंध्र प्रदेश. लोकेशन ऑफ पुलिकट लेक इज इन आंध्र प्रदेश. तो ये तीन फैक्ट्स अपने देख लिए. फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है? पुलिकट लेक में होता है. पुलिकट लेक कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है. लोकेशन आंध्र प्रदेश आती है. एंड पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन द कंट्री. सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है. एंड दिस इज आफ्टर चिलिका लेक, जो कि लार्जेस्ट कौन है? चिलिका लेक है. चिलिका लेक इज इन उड़ीसा. ओके, चिलिका लेक इज इन उड़ीसा एंड दैट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. और उसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट है वो दैट इज पुलिकट लेक. पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इन द कंट्री. ओके, सो रिमेंबर दिस आल्सो. फ्लेमिंगो फेस्टिवल, पुलिकट लेक. ओके. एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो आपका नागालैंड में होता है. ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इन नागालैंड. आई थिंक इट इज इन नागालैंड. ओके, एक बार देख लीजिएगा. Now let's move to the next pages. आगे के पेजेस में मूव करते हैं. Let's see क्या और न्यूज आइटम आया है. ASI finds 2300-year-old artifacts in उड़ीसा. तो बेसिकली अपने को जगह याद रखने की अगर पूछ लिया, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो एएसआई आप सबको पता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1860 में बना था. अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले वो थे, डायरेक्टर थे. ओके, तो ये सारी फैक्ट्स तो अपने को पता ही है. उसके अलावा इन्होंने एक आर्टिफैक्ट्स ढूंढे उड़ीसा में विच पॉइंट्स टुवर्ड्स अ वेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन एंड ऑल. ये आपका असुरगढ़ फोर्ट है. असुरगढ़ फोर्ट इन कलाहांडी, वहां पर ये एक्सकवेशन हुआ है. असुरगढ़ फोर्ट इन कलाहांडी. तो रिमेंबर दिस नेम, असुरगढ़ फोर्ट, एंड इट इज लोकेटेड इन कलाहांडी उड़ीसा. यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं. एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए. नाउ डॉल्फिन सेंसस हैज बीन कंक्लूडेड. तो डॉल्फिन सेंसस में इरावदी डॉल्फिन्स कैलकुलेट की जाती हैं. इरावदी डॉल्फिन्स दे इनहिबिट द एरियाज ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी. तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरी गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी. कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है. एंड यहाँ पे आपकी इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं. तो इरावदी डॉल्फिन्स का जो हेड काउंट है उसको काउंट किया जाता है फॉर द डॉल्फिन सेंसस. ये याद रखिएगा, इरावदी डॉल्फिन्स. एंड ये याद रखिए कहाँ कहाँ पाई जाती हैं कि भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी. तो ये दोनों लोकेशंस कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में है. तो ये से पूछ सकता है ना, तो अपने को लोकेशन याद रहनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की न्यूज में मूव करते हैं. यू कैन मूव विद मी. जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट होगी मैं पॉइंट कर दूंगा. यू शुड रिमेंबर दैट. नाउ फायर ब्रेक्स आउट ऑन बेंगलुरु's वार्थर लेक. ओके, वार्थर लेक में फायर आ गया, अपने आप जलने लगा, उसमें ब्लेज दिखने लगा. सो बेसिकली अगर आपको 1-2 साल पहले की न्यूज आइटम याद हो तो बेलांडूर लेक थी. बेलांडूर लेक वाज आल्सो इन बेंगलुरु ओनली. एंड वहां पर भी इसी तरीके से फायर हमने देखा था. एंड द रीजन फॉर दिस फायर इज द पोल्यूशन. जो पोल्यूशन है, जो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट एक तरह से फेंका जाता है, जो वहाँ पे केमिकल्स बहुत सारे फेंके जाते हैं. सो दैट इज द रीजन ऑफ दैट फायर. तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि वहाँ पे आग लग रही है. सो रिमेंबर दिस 2 लेक्स एटलीस्ट, वार्थर लेक इन बेंगलुरु एंड बेलांडूर लेक इन बेंगलुरु. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. आप जब आंसर राइटिंग करें तब भी यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर आपको पोल्यूशन से रिलेटेड या सैनिटेशन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन लिखने हैं या मेंस में लिखना आंसर राइटिंग, तो आप बेलांडूर लेक और वार्थर लेक का एग्जाम्पल डाल सकते हैं एज अ केस स्टडी. एंड किस तरीके से केमिकल्स हैं, किस तरीके से जो ये वेस्ट डिपोजिशन हो रहा है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है. सो ऑल दीज कैन बी साइटेड बाय साइटिंग दीज एग्जाम्पल्स. ओके, सो दीज आर द फायर्स विच आर बीइंग कॉज्ड बाय पोल्यूशन. ओके, तो ये इतना ज़्यादा एक्सटेंट है पोल्यूशन का. तो बेंगलुरु में वार्थर लेक एंड बेलांडूर लेक. तो वी हैव टू रिमेंबर दीज 2 लोकेशंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. आगे की न्यूज आइटम की तरफ जाते हैं.
So Meghalaya's coal mines are used for disposing bodies too. Okay, disposing bodies too. तो मेघालय में अभी एक तो माइनिंग इंसिडेंट जब हुआ तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से माइनर्स की डेड बॉडी डिकम्पोज होकर पड़ी हुई है. ओके, एंड जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे थे दे ऑल्सो गेव अप. उन्होंने कहा कि उस बॉडी को हम अगर रेस्क्यू करते हैं, खींचते हैं, तो दैट इज बीइंग डिकम्पोज्ड एंड एक एक पार्ट उसका अलग हो रहा है. तो दैट इज द एक्सटेंट टू विच ये रैट माइंस, जो रैट होल माइंस है, ये कितना ज़्यादा. उसी में ऊपर ये रिपोर्ट है कि ये जो रैट होल माइंस है इनका यूज किया जाता है फॉर डिस्पोजिंग द बॉडीज टू, कि अगर जो क्रिमिनल माफियाज हैं जो किसी को अगर मार देते हैं तो इन रैट होल माइंस में बहुत इजीली उनको डिस्पोज कर सकते हैं, जहां पे कभी ये बॉडी दोबारा नहीं मिलेगी. जब इतने रेस्क्यू के बाद नहीं मिली तो नॉर्मल रेस्क्यू से तो नहीं ही मिलेगी. ओके, तो ये एक्सटेंट है इस सब चीज़ों की. ओके, सो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो. Now कुंभ will generate 1.2 लाख करोड़ रेवेन्यूज. तो 1.2 लाख करोड़ रेवेन्यू कुंभ से जनरेट होगा. एंड ये शॉर्ट टर्म जॉब्स भी क्रिएट करते हैं. तो अगर आपको कुंभ के ऊपर कभी लिखने के लिए आता है कि इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. और स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है इस टाइम पे. एंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है. 1.2 लाख करोड़ रेवेन्यूज जनरेट होता है. और बहुत सारे लोगों को समय जॉब मिलते हैं. तो शॉर्ट टर्म जॉब्स एंड ऑल ये सारे आप लिख सकते हैं कुंभ के बारे में, अगर आपको लिखने के लिए आता है कुछ इस तरीके का. ओके, सो दैट इज द थिंग. Railtel is turning railway stations into digital hubs. This is the next news item. Railtel, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो चीज़ें अभी नई होने लगी इंडियन रेलवेज में. सो इंडियन रेलवेज हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स इन रेल वायर वाईफाई. ओके, तो रेलवेज, अगर आपने रेलवे स्टेशन में भी रिसेंटली ट्रेन में ट्रेवल किया हो तो आप सबको बड़े स्टेशन में या नॉर्मल जो भी थोड़ा ठीक ठाक स्टेशन होगा वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे वाईफाई मिलता है. ओके, दैट वाईफाई इज विद द नेम ऑफ रेल वायर. ओके, आपने देखा होगा कि उसमें आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं. यू जस्ट गिव योर मोबाइल नंबर एंड द नेटवर्क स्टार्ट्स कमिंग. ओके, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है. तो दैट नेटवर्क, दैट वाईफाई इज बिकॉज ऑफ दिस रेल वायर वाईफाई. ओके, तो याद रखिएगा ये इंडियन रेलवे का ही है. एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक नेटवर्क. ना इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स. ओके, नियरली 2.6 करोड़ यूजर लॉगिन्स इन अ मंथ. 2.6 करोड़ यूजर्स एक महीने में लॉगिन करते हैं उसमें. ओके, सो दैट इज द एक्सटेंट टू विच दे आर जनरेटिंग द डेटा एंड ऑल. और उसमें लगभग 9,491 टेट्राबाइट ऑफ एग्रीगेटेड डेटा कंजम्पशन होता है. 9,491 टेट्राबाइट टीबी ऑफ एग्रीगेटेड डेटा वहाँ पे कंजम्पशन होता है. दिस रेल वायर नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय रेलटेल. याद रखिएगा ये जो नेटवर्क है रेल वायर का, ये प्रोवाइड कौन करता है? ये रेलटेल प्रोवाइड करता है. रेलटेल के बारे में बता दो, इट्स अ मिनी रत्ना. ओके, सो इट्स अ मिनी रत्ना विच इज सेंट्रल पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ओनली. तो रेलटेल जो है वो मिनी रत्न है और सेंट्रल पीएसयू है जो कि अंदर किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है. एंड इट इज नॉट ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट बट ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स. ये जो रेल वायर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एज वेल एज वन ऑफ द फास्टेस्ट वाईफाई नेटवर्क्स है. ओके, रेल वायर. तो अगर अगली बार अगर आप जाएं इलाहाबाद स्टेशन में, आई हैव फाउंड दिस इन इलाहाबाद स्टेशन, भोपाल स्टेशन में बहुत ज़्यादा तेज है. एंड इसी तरीके से गाजियाबाद और आपके न्यू दिल्ली स्टेशन में भी है. तो इस तरीके से अगर आप जाएं यहाँ पे तो आपको ज़रूर ये इंटरनेट सुविधा मिलेगी बड़े स्टेशन में. और यू कैन फाइंड इट आउट एंड डू कमेंट अगर आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो, आपने इसका इंटरनेट. आई हैव डाउनलोडेड एन एंटायर सीरीज देयर इन व्हेन देयर वाज अ 2 आवर हॉल्ट देयर. तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. ओके, सो डू टेल मी दैट. Now let's come to the next page and that is the editorial section. तो यहाँ पे जो इधर के एडिटोरियल है फैला द क्लीन द एयर, ये राफेल डील पे है तो अपन इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. राफेल डील पे रिसेंटली द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट अलग से निकाली थी कि बिकॉज ऑफ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि 126 की जगह 36 राफेल का जो ऑर्डर हुआ तो उससे जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सो फॉर दैट रीज़न ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल न्यूज़ में आया है. सो उसी को डिस्कस किया इसमें, यूपीए वर्सेस बीजेपी की क्या प्राइस थी क्या नहीं थी. यूपीए में ज़्यादा सस्ता था, बीजेपी में प्राइस और ज्यादा बढ़ गई. सो ऑल दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड इन दिस न्यूज आइटम. ओके, नाउ स्टील फ्रेम और स्टील केज, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द लीड आर्टिकल जिसको हम डिस्कस करेंगे. स्टील फ्रेम और स्टील केज. नाउ दिस आर्टिकल इज बेसिकली ऑन द सिविल सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसके ऊपर ये आर्टिकल है. एंड द ऑथर हैज रेज्ड मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन है, क्या वही सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं नहीं. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल. तो इसका जो बैकग्राउंड है बेसिकली क्यों लिखा गया है ये आर्टिकल. सो द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल इज बेसिकली द रेजिग्नेशन ऑफ शाह फैजल. तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट शाह फैजल. ही वाज द यूपीएससी टॉपर, रैंक 1, ओके, सिविल सर्विसेज. एंड रिसेंटली जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे. ही रिजाइंड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड ही विल नाउ इंटर इनटू द पॉलिटिक्स. ओके, तो ये सारी ये इस बैकग्राउंड में लिखा गया आर्टिकल है.
ओके, स्टील फ्रेम बेसिकली टर्म क्यों यूज होता है? स्टील फ्रेम इज यूज्ड फॉर सिविल सर्विसेज टू शो दैट इट इज अनकरप्टेबल। स्टील, देखो स्टील में रस्ट नहीं लगता, अगर आपको स्टील का कंपोजिशन पता हो तो स्टील में रस्ट नहीं लगता है, एंड आयरन जो होता है वो इजीली रस्टेड हो जाता है। ओके, इजीली रस्टेड, तो वही चीज है कि अनकरप्टेबल है, इसलिए स्टील फ्रेम का टर्म यूज किया जाता है। एंड लास्ट लॉन्ग, आयरन अगर यूज होता तो दैट गेट्स रस्टेड इजीली। आयरन फ्रेम का मतलब है रस्टेड इजीली, मतलब करप्टेबल है बहुत ज्यादा। नाउ बैकग्राउंड मैंने बता दिया, शाह फैजल का रेजिग्नेशन, ऑन दैट बैकग्राउंड दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन। ओके, एंड ऑथर का ये कहना है कि पहले जब इंडिपेंडेंस के पहले जब ये सिविल सर्विसेज होती थी, दैट टाइम इट वाज, पहले तो देखो इसका नाम था कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। ओके, कोविनेटेड सिविल सर्विसेज मतलब एक स्टेटस को दिखाती थी, इट शोड अ स्टेटस इन द सोसाइटी। ओके, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे नए काम मिल गए आईएएस को, जैसे कि डेवलपमेंटल वर्क्स और जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, इन सबका पूरी बागडोर मिल गई आईएएस ऑफिसर्स को। उसके बाद से इनको लगा कि नाउ वी कैन चेंज द सोसाइटी, ऑफिसर्स को लगने लगा वी कैन चेंज द सोसाइटी और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, वी कैन डू सम डेवलपमेंटल वर्क्स, वी कैन डू सम लार्जर गुड फॉर द इंटायर सोसाइटी ऑन होल। और सिर्फ अपने पर्सनल कंफर्ट और पर्सनल स्टेटस से आगे बढ़ गए आईएएस ऑफिसर्स, और वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी एज अ होल का सोचने लगे। तो ये दीज थिंग्स वर देयर। नाउ आईएएस के लिए आईएएस, अभी रिसेंटली ऐसे आर्टिकल बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जब हमने देखा है कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रोमन सैनी का एग्जांपल आप ले लीजिए, ही रिजाइन फ्रॉम द आईएएस सिविल सर्विसेज एंड सेड दैट ही विल ब्रिंग एजुकेशन रेवोल्यूशन एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सारी चीजें करने के लिए उन्होंने किया। उसके अलावा हमने बहुत सारे और आईएएस ऑफिसर्स का केस देखा जहां पे दे रिजाइंड फ्रॉम द सर्विसेज एंड दे सेड दैट वी विल डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ ऑथर का ये कहना है कि सिर्फ आपको अच्छा करना है, इसके लिए सिर्फ एक ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही अच्छा कर सकते हैं या सिर्फ आईएएस ऑफिसर से अच्छा कर सकते हैं या कुछ बड़े ओहदे में है तभी आप अच्छा कर सकते हैं। यू कैन डू वेयर एवर यू आर, यू कैन डू गुड टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर एवर यू आर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप टीचर हैं तो आप अपनी क्लास में एटलीस्ट अच्छा पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छी एथिकल मोरल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लोग पढ़ाते नहीं है, मतलब इनफैक्ट माई इंटर फैमिली इज फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड ओनली। तो मेरी फैमिली जो है टीचिंग बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। एंड आई हैव सीन कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दे जस्ट पास द टाइम, कि वो किसी तरीके से वो जो 10 से 4 का टाइम है, 10 से 5 का टाइम है, उसको सिर्फ निकालते हैं किस तरीके से, चाहे वो बुनाई सिलाई करके निकाल लें, चाहे वो लेटे लेटे निकाल लें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज नॉट डन। आप एक तरफ बोलते हो कि हमको अच्छा करना है, दूसरी तरफ बोलते हैं हमारे पास इनफ पावर नहीं है कि अच्छा कर सकें। तो आप अगर टीचर हो तो भी तो आप अच्छा कर सकते हो सोसाइटी के लिए। इज इट नेसेसरी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड देन ऑल यू कैन सर्व द सोसाइटी फॉर गुड? तो ऐसी चीजें नहीं है, यही चीजें आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। आज लोग आईआईटी जेईई इन सब चीजों की तरफ भाग रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट कि अगर हम ये सब बन जाएंगे, अगर हम ये सब कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। इनके कारण हुआ यह है कि इनका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। आईएएस में आप ले लो, चाहे आईएएस में ले लो, चाहे आईआईटी जेईई ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, दे ऑल हैव हायर फेलियर रेट्स। एंड इनके कारण जो मशरूमिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, तो मशरूमिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुखर्जी नगर का एग्जाम्पल लो तो 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर। अगर आप राजेंद्र नगर का एग्जाम्पल लो तो एटलीस्ट 300-400 कोचिंग सेंटर्स आर देयर। तो इतना ज़्यादा मशरूमिंग हो गया है कोचिंग सेंटर्स का बिकॉज ऑफ दीज फेलियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इन फेलियर के कारण इतना ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स मिलने लगे हैं। नाउ एवरीवन हैज़ अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी वेदर दे आर चिल्ड्रन और एडल्ट्स। दे शुड नॉट फील दैट 1 or 2 roles आर मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर। 1 or 2 roles आर मोर इंपॉर्टेंट दैन अदर। और ऑथर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है, अगर आईएएस होना ही सब कुछ होता तो आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन क्यों करते? आईएएस ऑफिसर्स रिजाइन ही नहीं करते। सो दैट इज द थिंग कि आप ठीक है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप उसके लिए अटेम्प्ट करो, बट आईएएस इज नॉट लाइफ। यू शुड नॉट थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, कि मैं अगर आईएएस नहीं बन पाया तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज नॉट डन। यू शुड ट्राई, बट इफ यू फेल ऑल्सो देन ऑल्सो यू शुड थिंक दैट कि अब और किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग। ओके, Now let's move to the next news item. This is regarding मनरेगा. Very good article कि इसमें बताया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू मनरेगा। तो देखो अच्छी बात है, अगर आपको मनरेगा में लिखने के लिए आए तो आप बता सकते हैं कि इनको एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वुमेन्स को अच्छा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, SC ST और दलित्स का काफ़ी ज़्यादा इसमें एलिविएशन हुआ है। सो दे ऑल्सो हैव डन अ वेरी गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें लिख सकते हैं। सोशल ऑडिट का बता दीजिएगा कि इसमें सोशल ऑडिट का एज अ आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, ये अच्छी बात है। नाउ लेट्स कम टू द
प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मनरेगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिले इन द पेमेंट। ओके, तो ऐसा भी रिपोर्ट रिसेंटली आई कि ओनली 21% पेमेंट्स वर मेड ऑन टाइम इन 2016-17। 2016-17 में केवल 21% पेमेंट्स हैं जो कि टाइम में बनाएंगी, मतलब 79% पेमेंट वर डिलेड। तो डिले इन पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। और अगर आपको मनरेगा का आइडिया पता है तो ये रूरल, अनस्किल्ड और इन सब जॉब्स के लिए होता है। अब सोचो वो लोग जो रूरल हैं, जो अनस्किल्ड हैं और जो बिल्कुल गरीबी में रह रहे हैं, उनकी पेमेंट अगर आप डिले करेंगे तो उनको कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। सो दिस इज द थिंग विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग इज दैट देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन एट द वर्क साइट। ओके, तो जैसे अपन जब थोड़ा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम क्रिश फैसिलिटीज की बात करते हैं जहां पे बच्चे खेल सकें, पर गरीब लोगों के लिए भी तो थोड़ी बहुत कहीं साइट चाहिए ना, थोड़ी बहुत सपोर्ट फैसिलिटीज तो चाहिए। तो वहां पे लैक ऑफ सपोर्ट फैसिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क साइट है, वो बिल्कुल उसी तरीके से धूल में, उसी तरीके से पोल्यूशन में वो लोग रहते हैं। देयर आर नो सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर देम। थर्ड इज दैट मनरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है और अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो विद इन 15 डेज तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। यहां पे एक्चुअली हो ये रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस रिपोर्ट जनरेट तो हो रही है बट दैट इज नॉट इंप्लीमेंटेड। ओके, तो यहां पे लोगों को कई कई महीनों तक नहीं मिलता है जॉब एंड उसके बाद भी उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिलता है और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। नाउ बिकॉज ऑफ द फंड क्रंच, बहुत सारे फंड क्रंच हो रहे हैं, तो मनरेगा का जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, MIS सिस्टम है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वहां पे तो लोगों की डिमांड्स को लिखा ही नहीं जा रहा है, मतलब फीडिंग ही नहीं की जा रही, डेटाबेस में एंट्री ही नहीं बनाई जा रही, क्योंकि एक तो फंड्स नहीं है, पैसे वैसे भी डिले हो रहे हैं, तो लोगों को जॉब भी नहीं दिया जा रहा है। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मनरेगा। ओके, एंड ऑथर हाइलाइट्स दैट इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन एटलीस्ट 74 रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ। तो 74 रिपोर्टेड स्टारवेशन डेथ्स हुई हैं। तो हमको मेक श्योर करना है कि ये सारी स्टारवेशन यानी भुखमरी से तो लोग ना मरे एटलीस्ट। ओके, एंड अगर मनरेगा को ही प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दिया जाए और प्रॉपर पेमेंट दे दी जाए तो शायद भुखमरी से इन लोगों को बचाया जा सकता था मरने से। ओके, सो दीज थिंग्स हैव बीन सेड रिगार्डिंग मनरेगा। ऑथर ने बहुत अच्छे पॉइंट किए हैं, इन सारे को याद में रखे, दिमाग में रखिएगा। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। और अगर कोई सुन रहा हो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जो कि इन सब कामों से जुड़ा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल आर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट जॉब। ओके, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कि इस काम से एसोसिएटेड है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अपने एरिया में पेमेंट्स सही टाइम पे करवाइए। ओके, This is not the future we want. This is an article written on the नीति आयोग strategy for New India. तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था न्यू इंडिया के लिए at 75, न्यू इंडिया @75। मतलब भाई रिसेंटली आपको पता है कि 75 साल होने वाले हमारी आज़ादी को। ओके, 2022 में 75 साल होने वाले आज़ादी को, तो उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है नीति आयोग ने, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट फॉर न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट। ओके, तो ऑथर का कहना है कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्कस किए गए हैं बट मेनी पॉइंट्स आर मिसिंग ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंशन है ऑथर का ये है कि ठीक है आपने फॉरेस्ट टाइप के सारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना तो बोल दिया, बट व्हाट अबाउट द नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, व्हाट अबाउट देम, उनके लिए क्या, उनके लिए क्यों कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या ये बेसिकली आर्टिकल जो लिखा गया है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि क्या क्या चीजें मिसिंग है। तो हम वो चीजें डिस्कस करते हैं क्या मिसिंग है। ऑथर ने कहा कि ज्यादातर ध्यान केवल एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन एंड फॉरेस्ट्री पे दिया गया है। ओके, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट्री, लेकिन इनके अलावा भी नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स भी होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्यों नहीं लिखा गया, और बहुत सारी चीजें जिनको मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट में। तो लेट्स सी कि कौन कौन से मिसिंग इश्यूज हैं। द फर्स्ट इज दैट the missing issue is that there is an urgent need to conserve a range of non-forest ecosystem like grassland, marine, coastal and wetland conservation. Very important point कि जो इंडिया @75 डॉक्यूमेंट है उसमें ये सारी चीजें मिसिंग है नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, ग्रासलैंड, मैरीन, कोस्टल, वेटलैंड। सेकंड थिंग इज दैट इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स अराउंड अस फाइंड नो मेंशन। जो रिसेंटली टॉक्सिक बढ़ गए हैं, जैसे अपन ने ऊपर अभी देखा बेलंडूर लेक और वार्थर लेक का एग्जाम्पल देखा, वो भी तो इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक ही है। तो वाई दैट हैज नॉट फाउंड एनी मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। थर्ड इज दैट एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन इकोलॉजिकल इशू, इसका भी मेंशन नहीं किया गया कि व्हाट इज द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान फॉर इकोलॉजिकल इशूज। फोर्थ इज दैट कि नीति आयोग ने इग्नोर किया है जो माइनिंग के इंसिडेंट्स हैं, माइनिंग इंसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल जब आप झारखंड में देखेंगे, झारखंड में हुआ था माइनिंग इंसिडेंट, देन आपका अभी रिसेंटली ये माइनिंग मिसहैप हुआ मेघालय का। ओके, तो इन सब का कोई मेंशन नहीं है वहाँ पे। एंड
अनदर मेजर सेक्टर ऑफ हॉरेंडस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म का कोई मेंशन नहीं है कि उसके इम्पैक्ट्स और उसको इम्पैक्ट्स को कैसे कम किया जाएगा, ये कोई मेंशन नहीं है। एंड देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन टू फेज आउट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को कैसे आप कम करेंगे, इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। दीज थिंग्स आर देयर विच आर मिसिंग इन द डॉक्यूमेंट। ऑथर का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से रहा, यही डिसीजन मेकिंग रही, तो इंडिया एट 75 इज गोइंग टू बी मोर अनजस्ट, मोर अनइक्वल एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी देन इंडिया एट 50। तो हम इंडिया एट 50 से भी ज्यादा पुअर कंडीशन में रहेंगे अगर हम यही सारी चीजें करते रहे तो दीज थिंग्स आर देयर। यहाँ पे एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड का भी मेंशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे इग्रेट्स दिख रहे होंगे, इग्लेट्स इन वेटलैंड या बंटाला ईस्ट कोलकाता। तो एक अगर कोलकाता का वेटलैंड आपको याद हो, 26 वेटलैंड्स हैं बेसिकली। रामसर साइट्स भी हैं यहाँ पे इंडिया में, 26 रामसर साइट्स, उनमें से एक है कलकत्ता की साइट, तो उसका नाम आप लिखिएगा जरूर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की न्यूज़ आइटम में मूव करते हैं। लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। एंड ओके, सो दिस इज अनदर रिटन थिंग। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज द सेरेमनी विच मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके, तो रिपब्लिक डे आप सबको पता है कब होता है ना, 26 जनवरी को होता है। तो 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे होता है, उसके जो सेलिब्रेशन का एंड है, दैट एंड इज मार्क्ड बाय दिस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ओके, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। और अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि 26 जनवरी की जो परेड है वो जरूर देखने जाइएगा। ओके, तो आई हैव बीन देयर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दैट हैज really one of the most wonderful experience in my life, जो मेरी पूरी जिंदगी का। I went there when मोहम्मद बिन सलमान MBS came, तो जब वो आए थे तब मैं गया था। and this year also I can go, but I will not, and if I will then I will tell you people also कि मैं भी वहाँ रहूँगा। तो please do visit there, okay, ज़रूर वहाँ जाइए। and please, this is a request, अगर आप जा सकते हैं तो that will be one of the most wonderful experience of your life as well। okay, Now Aadhaar is now passport to Nepal and Bhutan. तो what was happening is that कि पहले आधार कार्ड को नहीं माना जाता था फॉर इंडियंस अंडर 15 एंड ओवर 65। ओके, तो याद रखिएगा केवल दो पॉपुलेशन ग्रुप इसके अंदर आती हैं, जो कि 15 साल से कम है या 65 साल से ऊपर है। अब क्या है कि नेपाल एंड भूटान का जो विजिट है वो वीजा फ्री है। यू शुड रिमेंबर दिस, दैट इट इज वीजा फ्री। मतलब इफ यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट एंड इफ यू हैव अ वैलिड आईडी देन यू कैन गो, ओके, विदाउट एनी वीजा, कोई वीजा नहीं लगता। तो पहले क्या होता था कि जो 15 से कम के बच्चे हैं या 65 से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए पैन कार्ड था या ड्राइविंग लाइसेंस था, ये सारे डॉक्यूमेंट यूज होते थे, बट आधार वॉज नॉट यूज्ड देयर। ओके, बट नाउ अंडर 15 और ओवर 65 कैन यूज आधार ऑल्सो। ओके, तो वो आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं एज द एंड दे कैन गो देयर। ओके, आधार का भी यूज कर सकते हैं एज अ वैलिड पासपोर्ट टाइप के ही इसकी आइडेंटिटी रहेगी एंड दे कैन गो देयर। ओके, एंड इसके अलावा के जो एज ग्रुप में मतलब 15 से 65 तक के जो लोग हैं उनको वैलिड पासपोर्ट रखना होगा, प्लस उनको अलग अलग फोटो आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू आईडी कार्ड या ये सब फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो एज ग्रुप याद रखिएगा 15 से कम और 65 से ऊपर, यही लोग आधार का यूज कर सकते हैं। और जो विजिट है आपकी नेपाल भूटान की वो वीजा फ्री है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब ट्रंप का इमिग्रेशन डील ऑफर, आप सबको पता है कि उन्होंने वॉल बनाने का बोला था कि यहाँ पे लोग ना पाए इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए, बट ऐसा रिपोर्ट भी आई थी कि इतना ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन है ही नहीं, वैसे भी कम हो रहा है मैक्सिको से। तो ये इसके लिए बहुत सारा उन्होंने पैसा मांगा था, बिलियंस ऑफ डॉलर मांगे थे, जिसके लिए कांग्रेस ने हॉट लगा दिया था। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मतलब वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो फंक्शन करना स्टैंड स्टिल पे आ गया था। ओके, तो डेमोक्रेट्स आर डिसमिसिंग द ट्रम्प्स इमिग्रेशन डील ऑफर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इंटरनेशनली क्या हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। इन 2019 इंडिया विल बीट यूके इन द इकोनॉमी साइज। तो अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज आइटम पढ़ा था कि हमने फ्रांस को बीट करके 6वें पोजीशन पे आ गए। वी आर द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी नाउ। ओके, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली है बाय PwC, याद रखिएगा नाम PwC। इट हैज रिलीज अ रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट। ओके, इसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट। ओके, द रिपोर्ट्स नेम इज ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट। कौन निकालता है? PwC निकालता है, और PwC इज अ ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म। रिमेंबर दैट इट्स अ ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म
और इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो बताई जा रही है कि यूके को बहुत जल्दी पीछे कर देगी। और अर्लियर व्हाट वाज देयर दैट कि यूएसए और यूके और फ्रांस जो थे वो एक दूसरे को टॉपल करते रहते थे, मतलब कभी यूके आगे होता था, कभी फ्रांस आगे होता था। बट नाउ पीडब्ल्यूसी का कहना है कि जब इंडिया आगे होगा तो वो परमानेंट रहेगा, इंडिया विल बी परमानेंटली अहेड ऑफ यूके, और उसके बाद यूके उसको टॉपल नहीं कर पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन द पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट। नाम याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट। ओके, पूछ सकता है यूपीएससी ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट कौन निकालता है। Now this is a question for you कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, प्लीज डू आंसर दिस क्वेश्चन। कल मैं बता दूंगा अगर आप नहीं बताते हो, बट डू टेल मी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है। एंड इट हैज शोन दैट कि बाय 2040 द डिमांड फॉर रिन्यूएबल विल राइज अक्रॉस द रीजन्स एज विल ऑयल कंजम्पशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में ऑयल कंजम्पशन बढ़ेगा और वैसे ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी काफी ज्यादा यूज बढ़ेगा। और यहाँ पे इंडिया के बारे में दिया गया था कि इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉ 54% सर्ज इन 2017-18। 2017-18 में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 54% से ज्यादा बढ़ी है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हम और ज्यादा कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आ गए। यहाँ पे आर्सेनल ने कल चेल्सी को हरा दिया। ओके, चेल्सी को हरा दिया। एंड एक आई थिंक लैकाजेट ने गोल मारे, कोशियानली ने दूसरा गोल मारा था। ओके, सो दैट दे प्लेड ब्रिलियंटली। ओके, आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेलने भी लगी है अभी रिसेंटली टाइम्स में, पहले बहुत बेकार खेल रही थी। Now 10-year challenge, viral trend और a boon to giant tech firms. Okay, now 10-year challenge रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है। आपने देखा कि लोग अपनी 10 साल पहले की फोटो डाल रहे हैं, फिर 10 साल बाद की डाल रहे हैं, दोनों ही बेकार है। ओके, सो बेसिकली 10-year चैलेंज में एक नई रिपोर्ट आई है दैट इज सेइंग दैट कि ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज हैं, बेसिकली ये उनके लिए है कि वो उनके लिए उनका डाटा बढ़ा रहे हैं। ना क्या हो रहा है कि देखो, जब आप 10 साल पहले की फोटो डाल रहे हो तो वो सारी फोटोज एआई एल्गोरिदम में जा रही हैं, वो 10 साल पहले की फोटोज और 10 साल बाद की फोटो। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उनको लर्न कराया जा रहा है कि किस तरीके से आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, किस तरीके से आदमी के फेस चेंज होते हैं। नाउ आपको बहुत जल्दी दिखेगा एक ऐसा ऐप या एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको 10 साल बाद की स्टेटस बता दे। क्योंकि देखो, वो लोग बिल्कुल पढ़ लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो पूरा इसको रीड कर लेंगे कि 10 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या है, और उसको बिल्कुल उसी तरीके से स्टडी करके 10 साल बाद का भी बता देंगे, फ्यूचर भी बता देंगे। तो बेसिकली दिस इज अ बून फॉर जायंट टेक फर्म्स, ये उनके लिए किया जा रहा है। दिस इज एज पर अ रिपोर्ट। ओके, we are unknowingly helping the giant corporations to improve their algorithms for biometric identification और एज प्रोग्रेशन। तो एज प्रोग्रेशन और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करने में आप उनकी मदद कर रहे हो, एआईज की मदद कर रहे हो, और हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपको 10 साल बाद या 15 साल बाद देखने को मिले। तो ये सब चैलेंज जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये वही लोग उठाते हैं जिससे उनका फायदा होता है। तो कितने लोग, लगभग मैंने देखा था कि लगभग 50-60 लाख लोगों ने तो इंस्टाग्राम में ही पोस्ट कर डाला। 50-60 लाख लोगों ने, सोचो कि कितना ज़्यादा डेटा मिल गया एआई कंपनीज को। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। 10-year चैलेंज इज नॉट अ वायरल ट्रेंड। तो अगर आपने डाला है तो उसको रिमूव कर दीजिए, नहीं डाला है तो मत डालिएगा। ओके, आपको तो पता ना कि आप कैसे थे 10 साल पहले, 10 साल बाद, दूसरों को क्यों बताना। ना फोक आर्टिस्ट फ्रॉम गुजरात परफॉर्मिंग मनियारो। मनियारो याद रखिएगा, गुजरात का फोक आर्ट है, इट्स अ वर्जन ऑफ डांडिया। रिमेंबर दैट, मनियारो नाम लिखा है मनियारो एंड इट्स अ वर्जन ऑफ डांडिया। तो याद रखिएगा, ये भी नाम याद रखिएगा, मनियारो गुजरात में, एंड इट्स अ वर्जन ऑफ डांडिया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डू आंसर द क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, कीप लविंग अस, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।